वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपको नया क्वेश्चन हो, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन जो आएगा 20 प्रश्न, उसका हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं। और बिना कोई समय गंवाए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न में है पहला प्रश्न दोस्तों, कि पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है। पेंसिलिन जो है आपको इसके खोजकर्ता आपको बता दें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो है आपको दवाई है, या इससे जो है कवक से निकालते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में फफूंद कहते हैं, कवक। और पेंसिलिन को ही रामबाण औषधि भी माना जाता है, पेंसिलिन को। और इससे और कुछ याद रखिएगा, पेचिस हो गया या प्लेग प्लेग हो गया, ये दोनों की खोज जो है कीटाजाटोग ने की थी। याद रखिएगा, पेचिस और प्लेग की खोज किसने की? कीटाजाटोग। और टेरामाइसिन की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछेगा टेरामाइसिन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा फिनेल ने की थी। फिनेल ने की थी टेरामाइसिन की खोज। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। किसी को आपको सुंघा दिया तो बेहोश हो जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म की खोज जो आपको हैरिस और सिम्पसन ने की थी। दो आदमी मिलकर किए थे, एक आदमी का नाम है हैरिस और दूसरा आदमी का नाम है सिम्पसन। तो इन्होंने ही क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी इसका सूत्र होता है CHCl3, इसी की खोज किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिस और सिम्पसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। अगर आपके पास शरीर में जो है विटामिन ई नहीं है, उसके लिए आपको चाहिए तो अच्छा स्रोत आप ले लीजिएगा ताज़ी सब्जियां। और हमें हमेशा ही ताज़ी सब्जी खानी चाहिए। कोई भी विटामिन इससे हम सबसे ज़्यादा इससे विटामिन ई मिलेगा। शरीर में लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इससे लेने से। और आपको बता दें कि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टेकोफिरॉल होता है। ये लिखे है, आप यहाँ पे देख लीजिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफिरॉल। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए जो उसमें उत्प्रेरक का काम, जो कैटलाइस्ट का काम करता है, वो निकेल करता है, याद रखेगा। और सल्फा ड्रग्स, ये एक दवाई है सल्फा ड्रग्स, इसकी खोज जो है डाग्मैक ने की थी। डाग्मैक ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है। यानी आपको पता है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण जो उत्पन्न करेगा वो पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन देख रहे होंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 हो जाएगा, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड अधुआ। ये चारों में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही घातक वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैसा कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं यहाँ पे, गाड़ियों के चलने से, अगर हम बाइक चलाते हैं या ऑटोमोबाइल बाइक चार चक्का चलाते हैं गाड़ी, तो उसके चलने से जो निकलने वाला धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भारी मात्रा से निकलती है। और इस धुआं में ही शीशा की मात्रा के कारण आँख को क्षति पहुंचता है। उसके धुआं में जो होता है आपको लास्ट में वो शीशा बन जाता है, और इससे हम लोग को आँख को क्या होता है? क्षति पहुंचती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति अगर पूछेगा तो वो अम्लीय होती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में एक और चीज़ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन में, यानी RBC में, ये मिलकर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, जिससे हम लोग सांस जो है वो लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इससे वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि ये जो ग्रामीण विकास संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो वह हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी में हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में देख रहे हैं आपको बेंगलुरु रुड़की, तो इस सब से क्वेश्चन बनेगा। आपको बता दें यहाँ पे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, अगर आपको भवन निर्माण कराता है उसका अनुसंधान संस्थान जो है वो रुड़की में है। और यहाँ पे रमन अनुसंधान संस्थान कहिए या इसरो का मुख्यालय कहिए, दोनों कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, सॉरी, गुजरात के अहमदाबाद में है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है। आपको बता दें कि ये जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से। हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो उसी से संबंधित ये कप है, अमृत दीवान कप, इसे याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बैडमिंटन से कुछ और कप होते हैं जिसको हम लोग को याद करना होगा, नारंग कप, चड्डा कप या अमृत दीवान कप, ये तीनों याद रखिएगा। नारंग कप, चड्डा कप या अमृत दीवान कप, ये सभी जो है बैडमिंटन खेल में कप दिया जाता है। जबकि आपको बात किया जाए फुटबॉल की, तो फुटबॉल से आपको तीन याद रखिएगा, ये 3-4 जो क्वेश्चन है हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे ज़्यादा तो संतोष ट्रॉफी पूछता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। या डूरंड कप या रोवर्स कप या मर्डेका कप, डूरंड कप कहिए या मर्डेका कप कहिए या रोवर्स कप कहिए, ये सभी जो है आपको फुटबॉल खेल से संबंधित कप है। और
हॉकी से भी याद रखें, क्योंकि हॉकी भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है माना जाता है। तो हॉकी से कुछ कप जो है याद करना पड़ेगा आपको। आगा खा कप हो गया, बेटन कप हो गया, या रंगा स्वामी कप। आगा खा कप, बेटन कप या रंगा स्वामी कप, ये सब जो है हॉकी से संबंधित कप है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस के दृष्टिकोण से दोस्तों, याद रखिएगा इसको। विषाणु प्राय बने होते हैं विषाणु जो है दोस्तों, विषाणु जो है आपको प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये स्टार्च न्यूक्लिक एसिड के नहीं बने होते, प्रोटीन लिपिड के नहीं बने होते, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के नहीं बने होते। ये आपको प्रोटीन और प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपको, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो है सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी जो माना जाता है वो है आपको जलोढ़ मिट्टी माना जाता है। यहाँ ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे, जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन सी में है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं आपको, भारत में जो है जितना भी भूमि है, यानी कि लगभग 22% भाग पे जो है जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। और कुल भूमि जो है विश्व का वो भारत में 2.42% है, याद रखिएगा। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो पुराना होता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी वो जो पुराना है उसको क्या कहेंगे, तो बांगर कहेंगे, और नए वाले जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो होती है वो पोटास की अधिकता होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहता है? तो आपको बता दें कि हमेशा ही अध्ययन से क्वेश्चन बना रहता है एग्जाम में, खासकर एसएससी जीडी में हो या सीजीएल में हो, इस सबसे आपको पूछता ही रहता है कि अध्ययन से क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन ए में है, एंथोलॉजी है, पेडोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी। ये चारों अध्ययन वीवीआई है दोस्तों, चारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं अभी। तो आपको पहले तो बता दें कि मिट्टी के अध्ययन के लिए आपको पेडोलॉजी का उपयोग होता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में होता है। जबकि पक्षी का अध्ययन यानी बर्ड्स, बर्ड्स का स्टडी कीजिएगा, बर्ड्स यानी पक्षी का अध्ययन, तो ऑर्निथोलॉजी में होगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में होता है। और नेफ्रोलॉजी में यानी गुर्दा का अध्ययन होता है, किडनी का अध्ययन होता है, नेफ्रॉन में होता है। गुर्दा की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है, इसलिए नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास लिखा है, तास इस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये दोस्तों रूस की है। जो अभी रूस में आपको याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, रूस अभी देश में चर्चा में रहा है। तो रूस देश की राजधानी जो है आपको कहाँ है? तो रूस देश की राजधानी कहाँ है बताइए? मास्को है दोस्तों, मास्को, मास्को। और इसकी मुद्रा रूबल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इटली की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा इटली की समाचार एजेंसी अंसा है, और इटली की राजधानी रोम है, यहाँ का पैसा लीरा है। ब्रिटेन के समाचार एजेंसी कौन है? राइटर्स। क्वेश्चन पूछेगा राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है, तो आप याद रखिए ब्रिटेन की है। जबकि बात करें चीन की, तो चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ है, SINHUA, सिन्हुआ। सिन्हुआ जो है चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है, यानी पेट्रोल किस विधि से शुद्ध होता है? तो आपको बता दें कि प्रभाजी आसवन। पेट्रोल जो शुद्ध होता है वो किससे होता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही पेट्रोल शुद्ध होता है। और पेट्रोल की शुद्धता आपको मापा जाता है किस चीज़ से? ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या से मापा जाती है। कोई भी द्रव हो तो द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का उपयोग होता है। आपको बता दें कि द्रव है, कोई भी द्रव हो उसको प्रवाह को मापा जाएगा तो वो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे जो पेट्रोल की खोज हुई थी वो आपको डिगबोई में हुई थी। और दोस्तों डिगबोई जो है आपको असम राज्य में है, याद रखिएगा असम राजधानी की दिसपुर हो जाएगा। असम की राजधानी जो है अभी दिसपुर में है। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है गुवाहाटी। डिगबोई भारत के असम राज्य में है। यहाँ पे 1901 में आपको 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी जो बनी हुई थी, पेट्रोल को रिफाइन करने वाली मशीन, ये 1901 में बनी थी डिगबोई में। जबकि असम का शास्त्रीय नृत्य भी पूछता है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, सत्रिया। सत्रिया आप याद रखिएगा, असम की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो आपको बता दें एक बैरल जो होता है, एक बैरल, तो एक बैरल में जो होता है वो आपको 169 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बी है, 169 लीटर एक बैरल में होता है। और समुद्र की गहराई मापना है आपको, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से कितना गहरा है इसको मापा जाता है फैदोमीटर से। और इसकी इकाई को मापा जाता है नॉटिकल मिल से, याद रखिएगा नॉटिकल, नॉटिकल जो होता है ना, नॉटिकल मिल, इसी से मापा जाता है आपको समुद्र के आपको गहराई की फैदोमीटर से इसकी इकाई को मापा जाता है।
पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है जानवर में होता है। सबसे पहले याद रखें, पशुओं में होता है एंथ्रेक्स रोग या गिल्टी रोग होता है, तो वो आपको जीवाणु से होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टिटनस हो गया, हैजा और निमोनिया, ये तीन याद रखिएगा। टिटनस, हैजा और निमोनिया ये सभी आपको जीवाणु के कारण होता है। और यही आपको विषाणु से पूछेगा तो विषाणु से 4 याद रखेगा। एड्स हो जाएगा, विषाणु से चेचक हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा और हर्पिस हो जाएगा। ये सभी जो है आपको, मिजल्स भी होता है दोस्तों, MES मिजल्स, तो ये आपको विषाणु से होता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व ठहाका दिवस कब मनाता है? हंसने वाला ठहाका, हा हा हा। तो विश्व ठहाका दिवस कब मनाता है? तो आपको 10 जनवरी को मनाता है। यहाँ लिख दीजिए 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस, या विश्व हिंदी दिवस भी इसको कह सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस भी आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन भी आपको देखे हैं, 22 मार्च है, 21 जून है और 3 दिसंबर है। ये तीनों से भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाइए या विश्व सिर्फ बिहार दिवस मनाइए, बिहार दिवस कहिए या विश्व जल दिवस दिए, दोनों ही आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 21 जून का बात करें तो 21 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ही हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, पहली बार 2015 में दोस्तों बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन डी देखते हैं, 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, कुछ दिन में आने वाला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, वो आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि बात की जाए राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो ये आपको 29 अगस्त के, 29 अगस्त जो है उसी को दिन में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो ये आपको हॉटमेल है, हॉटमेल का सृजन जो है आपको सब्बीर भाटिया, ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे, इन्होंने ही किया था। हॉटमेल का सृजन निर्माणकर्ता यही है, सब्बीर भाटिया। ऑप्शन बी में देख रहे होंगे बिल गेट्स है, ऑप्शन सी में नरेंद्र कपानी, ऑप्शन डी में जॉन कॉम। तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी बिल गेट्स है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक माने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। जबकि आपको नरेंद्र कपानी का बात किया जो अभी हाल ही में मर गए हैं, तो नरेंद्र कपानी जो है और फाइबर ऑप्टिक्स की खोज करता है। फाइबर ऑप्टिक्स किसने खोज की? नरेंद्र कपानी, अमेरिकी भारतीय थे। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? जॉन कॉम, याद रखिएगा व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? जॉन कॉम। और फेसबुक के संस्थापक 2004 में मार्क जकरबर्ग ने किया था, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि जो भी फोटो खींचा है फोटोग्राफिक वाला होता है, उसमें फिल्म को डेवलप करने के लिए जो हम लोग रसायन उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? हाइपो है, HYPO, हाइपो। हाइपो याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट भी इसको कहते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होता है, आप ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो होता है आपको निशान लगाने वाली स्याही बनाने में क्या होता है? अगर आप मतदान देने जाइएगा तो आपको निशान लगाया जाएगा उंगली के ऊपर, तो वही आपको निशान लगाने में जो स्याही प्रयोग होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। जबकि आपको कृत्रिम वर्षा कराना हो, अगर ये चीन जो है आप देश कराता है कृत्रिम वर्षा, तो कृत्रिम वर्षा कराने में आपको सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है आपको क्या? कृत्रिम वर्षा कराने में। जबको फोटोक्रोमैटिक कांच बनाना, आपको फोटोक्रोमैटिक कांच बनाना है तो उसमें AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपको बता दें, ये प्राक्कलन समिति है आपका, एक प्राक्कलन समिति होती है और एक ये सबसे बड़ी समिति होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें आपको 30 सदस्य होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा किसमें आपको राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं आपको लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये भी याद रखिएगा 79, 80 और 81 यानी 79, 80, 81 ये तीनों आपको अनुच्छेद है। 79, 80, 81 सरला, इसका सूत्र याद रखिएगा सरला। सरला का अर्थ हो जाएगा स से संसद, संसद अनुच्छेद 79 में है, र से राज्यसभा 80 में है और ला से लोकसभा 81 में है। 79, 80, 81 सरला। नेक्स्ट देखते हैं, आपको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है?
तो आपको बता दें कि ये बात है राष्ट्रपति के, जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, जो वर्तमान में अभी कौन है आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। तो उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 123 देता है आपको, 1 2 3 123 अनुच्छेद जो है आपको अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है राष्ट्रपति जी को। जबकि बात करें 112 में क्या है, तो अनुच्छेद 112 में बजट है। बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संविधान में वर्णित है, 112 अनुच्छेद में इसमें है। जबकि बात किया जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखा जाए कुछ और है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 देता है। और सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। तो उनका गठन जो हुआ था अनुच्छेद 21 में है। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, 124 अनुच्छेद में है। अब वही आपको दोस्तों राज्यपाल पूछेगा कि राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश कब जारी करेगा, किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करेगा, तो 213। वो 123 था दोस्तों, ये 213 है, याद रखिएगा 123 213। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में एनटीपीसी में प्रीलिम्स में ये सब पूछा है आपको। तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में 129 अनुच्छेद 129 कहलाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आगे देखते हैं दोस्तों, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो होगा वो उसकी व्यवस्था होगी अनुच्छेद 214 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट 124 के तहत। 124 से 214, वहाँ 123 था, 213 था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, 110 अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो अभी है वो राज्यसभा के पदाध्यक्ष होते हैं। तो अनुच्छेद 64 के तहत ये होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। वो किस अनुच्छेद के तहत धारण करता है, तो अनुच्छेद 64 के तहत धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा ही। तो हिंदू महासभा से याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, वो भी 1915 में की थी। याद रखिएगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, 1915 में। किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने किया था। जबकि आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी में है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल से याद रखिए गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। और इनकी जो आपको मुख्यालय है गदर पार्टी का वो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को याद रख लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को, और वो आपको यूएसए में, वहीं पे आपकी इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं शिशिर कुमार घोष, और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है आपको 1897 में रामकृष्ण परमहंस, ये जो है रामकृष्ण परमहंस जो है इनकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्हीं को हम लोग हिंदू तूफानी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू तूफानी भी कहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।